आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। इस वेब सीरीज को IMDb पे 8.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था। और यही एक वजह है कि हाल ही में इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट भी रिलीज हुआ है। कहानी की शुरुआत में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि इनमें बहुत से पॉलिटिकल मुद्दे उठाए गए हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को सिर्फ कहानी जैसे लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई भी रिलीजन रिलेटेड कमेंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस वेब सीरीज का रिव्यू और स्टोरी हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बना रहे हैं। कहानी की शुरुआत कोच्चि से होती है, जहां कोस्ट गार्ड्स 3 लोगों को पकड़ते हैं। इन 3 लोगों के नाम आसिफ, मूसा और अबू बाकर थे और कोस्ट गार्ड्स को इन पे शक तब हुआ जब इन लोगों ने उन पे फायर करना शुरू किया। आखिर में इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाया जाने लगा। इसी दौरान हमारी कहानी के हीरो श्रीकांत की एंट्री होती है। श्रीकांत की बीवी सुचि एक कॉलेज में प्रोफेसर है और उसके 2 बहुत ही प्यारे से बच्चे अथर्व और धृति हैं। धृति जहां सबकी नानी है, वहीं अथर्व को अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है और वो पूरी वेब सीरीज में आपको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की माँ बहन करता हुआ दिखाई देगा। श्रीकांत टास्क नाम की एक एजेंसी के लिए फील्ड एजेंट है, लेकिन क्योंकि सुचि को उसका ये काम पसंद नहीं था, इसलिए वो सुचि से अब झूठ बोलता है। वो हमेशा ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो ऑफिस वर्क कर रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा थ्रिल यही है कि सुचि और उसकी फैमिली उसे कभी भी कॉल कर देती है। इवन जब वो बहुत से सीरियस ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहा होता है या टेररिस्ट के साथ होता है, उसकी बीवी उससे धनिया या प्याज मंगवाने लगती है। तो ये एक ऐसी चीज है जो इस वेब सीरीज को बाकी सीरीज से अलग रखती है और कहीं ना कहीं आप इन सारे मोमेंट्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। श्रीकांत अपने डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा कूल ऑफिसर है, लेकिन फिर भी उसकी बीवी और उसके बच्चे उसे सबसे बड़ा लूजर समझते हैं। और इस बात का अंदाजा हम उस सीन से लगा सकते हैं जब एक बाइकर श्रीकांत की गाड़ी को हिट करके जाता है। श्रीकांत के मुंह से गाली निकलने ही वाली होती है कि तभी वो अपने आप को रोक लेता है। अथर्व को ये पता लग जाता है कि उसके पापा गाली देने वाले थे, लेकिन क्योंकि उसकी नजरों में श्रीकांत एक फट्टू है, इसीलिए वो खिड़की से बाहर निकल के उस बाइक वाले को गाली देता है। आसिफ, मूसा और अबू बकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे और उनके इसी मिशन के बारे में उनका मुंह खुलवाने के लिए उन्हें टास्क के पास भेजा जाता है। लेकिन इन तीनों लोगों को टास्क तक लेके जाने की जिम्मेदारी पाशा नाम के एक ऑफिसर को दी जाती है। उन तीनों को जब वैन में वहां से लेकर जाया जा रहा होता है, तभी वो लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और इसी जद्दोजहद में वो वैन में बैठे हुए ऑफिसर्स को जान से मार देते हैं, जिसकी वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इसी भागादौड़ी में अबू बकर की मौत हो जाती है और वहीं आसिफ और मूसा को भी गोली लग जाती है। आसिफ तो बहुत बुरी तरह से घायल था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन मूसा को श्रीकांत अपनी माँ की झूठी स्टोरी सुनाकर कन्विंस करता है। श्रीकांत की माँ वाली स्टोरी इतनी ज्यादा क्लासिक है कि जब भी उसे किसी टेररिस्ट से कुछ निकलवाना होता है तो वो उन्हें ये स्टोरी सुनाता है कि जब उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी और हालात कुछ ऐसे थे कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख तक नहीं पाया। और यही इमोशनल कार्ड वो मूसा के साथ भी खेलता है, क्योंकि मूसा बार बार सबसे यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे अपनी माँ के पास जाना है। कहानी में एक और कमाल का कैरेक्टर है जिसका नाम जेके है और जेके श्रीकांत का कलीग होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। जब जेके को इस बारे में पता चलता है कि श्रीकांत ने उसकी माँ के मरने की कहानी दोबारा सुनाई है, तो जेके उस पर हंसने लगता है और श्रीकांत से कहता है कि अगर उसकी माँ को इस बारे में पता लगा तो वो उसे सच में जान से मार डालेगी। भले ही श्रीकांत एक फील्ड एजेंट है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी ज्यादा कम है कि वो अपने लिए घर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बार बार अपने बॉस से होम लोन के बारे में पूछता है ताकि अगर फील्ड जॉब में उसे कभी भी कुछ हो जाता है तो सुचि और बच्चों के पास एटलीस्ट एक घर होगा। शहर में अचानक से एक दिन एक स्कूटर बॉम्ब को स्पॉट किया जाता है। जब बॉम्ब स्क्वाड वाले उस स्कूटर के पास जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने वो बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, लेकिन जैसे ही वो थम्स अप दिखाते हैं उसी वक्त वो बॉम्ब फट जाता है और उसकी वजह से बॉम्ब स्क्वाड वालों की मौत हो जाती है। क्योंकि अबू बकर की मौत हो गई है, इसीलिए मूसा और आसिफ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मूसा को सिर्फ एक गोली लगी थी, इसलिए उसकी हालत थोड़ी सी बेटर है, लेकिन आसिफ बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए डॉक्टर्स को ये लगता है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। श्रीकांत मूसा के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मूसा इसी बात पर अड़ा रहता है कि वो तो सीरिया में फंस गया था और वो आसिफ और अबू बकर के साथ सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना था और अपने घर वापस आना था। मूसा की देखभाल के लिए मैरी नाम की एक नर्स को अपॉइंट किया गया है जो कि एक मलयालम है। मूसा को उसके साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो भी मलयालम है।
तो जब मैरी को ये लगता है कि श्रीकांत मूसा को परेशान कर रहा है तो श्रीकांत को वहां से चले जाने के लिए कहती है और मूसा को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच में एक इंसिडेंट होता है जहां धृति के पास कुछ गोलियां मिलती हैं और उसके टीचर्स और प्रिंसिपल का कहना ये था कि ये गोलियां ड्रग्स हैं। लेकिन जब श्रीकांत को बात करने के लिए बुलाया जाता है तो उसे बार बार कॉल्स आती रहती हैं, जिसकी वजह से धृति की प्रिंसिपल को ये लगता है कि शायद श्रीकांत अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सीरियस ही नहीं है। लेकिन फिर अगले ही दिन जब श्रीकांत स्कूल की प्रिंसिपल से धृति के बारे में बात करने आता है तो वो देखता है कि स्कूल के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। स्कूल तोड़ने वाले लोग श्रीकांत के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, लेकिन श्रीकांत कमिश्नर को कॉल लगाता है और स्कूल को बचा लेता है। और इसी के साथ न सिर्फ श्रीकांत अब प्रिंसिपल की नजरों में बल्कि धृति की नजरों में भी हीरो बन जाता है। सुची का अरविंद नाम का एक कलीग है जो कि उसे बार बार उसकी जॉब छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि सुची भी 9 सालों से एक ही जॉब करके परेशान हो चुकी है। इसलिए वो अरविंद की बातों में इंटरेस्ट दिखाती है और इस बात के लिए श्रीकांत से बात करती है। लेकिन श्रीकांत उसे इस बात से मना कर देता है और उसे ये कहता है कि इस जॉब की वजह से ही वो बच्चों के साथ बहुत सा टाइम बिता सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सुची के मन में ये बात बैठ गई है कि वो इस बोरिंग जिंदगी से अब परेशान आ चुकी है। रॉ का एक ऑफिसर मुस्तफा जो कि क्वेटा में तैनात है, उसे ये खबर मिलती है कि दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इस मिशन का नाम मिशन जुल्फिकार है। और इसी दौरान टास्क को 3 लोगों पर शक होता है जो कि स्कूटर ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो सकते थे। पाशा, जेके और टास्क के कुछ लोगों की मदद से श्रीकांत उन तीनों लोगों को पकड़ तो लेता है, लेकिन बाद में उसे ये पता चलता है कि वो तीनों लोग उस ब्लास्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे। इसीलिए विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल के सामने वाले ड्रॉप बॉक्स में उनके लिए कुछ मैसेजेस आते थे। मैसेजेस डालने वाले इंसान को उन्होंने कभी डायरेक्टली तो नहीं देखा, लेकिन उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो इंसान विक्टोरिया कॉलेज हॉस्टल में ही रहता है। और इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद से ही श्रीकांत उस ड्रॉप बॉक्स के पास एक ऑफिसर को तैनात कर देता है। इसी दौरान ऐसा कुछ होता है जो कि सबके होश उड़ाकर रख देता है। पुणे के आउटस्कर्ट्स में 2 मुस्लिम लोगों को बस इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनके ट्रक में बीफ था। करीम जो कि विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड जुनाली से इस बारे में बात करता है। करीम कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ था और वो कभी भी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं रहा था। वो एक होनहार कॉलेज स्टूडेंट था जो कि इन सब मुद्दों पे ब्लॉग्स लिखा करता था। श्रीकांत को अब भी ये लगता है कि उसे मूसा से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इसीलिए वो उससे मिलने दोबारा हॉस्पिटल जाता है। इस बार फिर से मूसा श्रीकांत को अपनी माँ के बारे में बताता है और साथ ही वो उससे कहता है कि साल 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, उन्हीं दंगों में उसके पिता को जान से मार दिया गया था। उसकी माँ और बहन बेड के नीचे छुपे थे और उन दोनों ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इसी दौरान उसकी बहन की चीख निकल गई और उन लोगों ने उसकी बहन को घसीटते हुए बाहर निकालकर उसकी माँ और बहन को बहुत बुरी तरह से मारा। उसकी माँ तो ये किसी तरह झेल गई और ट्रॉमा में चली गई, लेकिन उसकी बहन और उसके पिता की मौत हो गई। स्कूटर ब्लास्ट के आरोपियों को ढूंढने के लिए टास्क पुलिस वालों की मदद भी लेते हैं। जब श्रीकांत पुलिस ऑफिस विजिट करता है तो उसे वहां 4 लड़के दिखाई देते हैं। पुलिस वालों के अनुसार जुनैद, सैद, साजिद और आमिर वो 4 लड़के थे जो हमेशा इन दंगों में इन्वॉल्व रहते थे। जब भी कभी धर्म को लेकर कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये 4 लोग थे जो हमेशा वहां रहते थे और हमेशा इन कामों में एक्टिव रहते थे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस वालों को उनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं और इसीलिए उन्हें उन 4 को छोड़ना पड़ता है। इसी दौरान करीम नाम का वो लड़का जो कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ा करता था, उसे अल्ताफ की कॉल आती है। अल्ताफ उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि उसे ड्रॉप बॉक्स में कुछ मिलेगा। करीम जैसे ही ड्रॉप बॉक्स खोलता है उसे वहां एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड में एक वीडियो स्टोर थी जिससे साफ साफ ये पता चल रहा था कि एक मिनिस्टर की वजह से ही उन 2 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि उस मिनिस्टर ने एक भड़काऊ भाषण दिया और उसी के चलते बीफ मिलने के बाद उन 2 मुसलमान लड़कों को मार दिया गया था। टास्क का वो ऑफिसर जिसे कि उस ड्रॉप बॉक्स के पास तैनात किया गया था, वो करीम को देख लेता है और इस इंसिडेंट के बाद करीम की हर एक्टिविटी पर टास्क की नजर थी। करीम के रूम में जो कैमरा फिक्स किया गया था उसके थ्रू टास्क को ये पता चलता है कि करीम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है। मिलिंद और जोया जो कि टास्क में इंटर्न्स हैं, उन्हें करीम पर नजर रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन करीम उनकी नजरों से बचकर एक वैन में बैठकर वहां से भाग जाता है। और करीम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ये शक होने लगा था कि कोई उसका पीछा करता था। जैसे ही टास्क को इस बारे में पता चलता है कि करीम अपने हॉस्टल से भाग गया है, वैसे ही वो लोग उसके कमरे में जाकर तलाशी लेते हैं। उसके कमरे में जाने के बाद उन्हें भिंडी बाजार का मैप और साथ ही उस मिनिस्टर के घर का फ्लोर प्लान भी मिलता है। उन्हें ये पता चलता है कि मिनिस्टर के घर में उस दिन एक पब्लिक इवेंट था।
जब टास्क वाले मिनिस्टर देश पांडे की वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें इस बात पर कोई शक नहीं रहता कि करीम अपने दोस्तों इकबाल और निसार के साथ वहीं पर गया है। जब टास्क करीम, इकबाल और निसार को पकड़ती है तो उनमें से एक के पास गन थी और वो गुस्से में आकर टास्क के ऊपर फायर कर देता है। इसके जवाब में टास्क वाले भी फायर करने लगते हैं और वो तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते इकबाल और निसार की मौत हो जाती है, लेकिन करीम अपने मरने से पहले एक पुरानी गाड़ी में कुछ छुपा के जाता है। टास्क को अब ये लगने लगता है कि उन्होंने एक बड़े हादसे को होने से रोक दिया है, लेकिन जैसे ही वो उन तीनों की वैन को खोलकर देखते हैं उन्हें वहां ढेर सारा बीफ दिखाई देता है। तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगती कि इकबाल, करीम और निसार कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने वाले थे। उनका प्लान बस इतना था कि वो मिनिस्टर देश पांडे और उनके सारे लोगों को बीफ खिलाना चाहते थे। श्रीकांत के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी मेजर गिल्ट में चली जाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी गलती की वजह से 3 लोगों की जानें गई हैं। और अब हमें अल्ताफ के थ्रू ये पता चलता है कि अल्ताफ ने करीम को फ्रेम किया था ताकि वो स्कूटर ब्लास्ट वाले ओरिजिनल इंसान को बचा सके। उस रोज पुलिस स्टेशन में जो 4 लोग थे उनमें से साजिद भी एक था, और साजिद ही वो इंसान था जो कि उस स्कूटर ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। मिशन जुल्फिकार के 3 मास्टरमाइंड थे। पाकिस्तान से मेजर समीर, फैजान जो कि CIA की वांटेड लिस्ट में सबसे बड़ा टॉपर था, और अल कातिल जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मूसा की देखभाल के लिए मैरी नाम की एक नर्स आती है। अपनी इमोशनल स्टोरी सुना सुनाकर मूसा ने मैरी को तकरीबन अपने कब्जे में ही कर लिया था। अब वो जो भी बोलता था मैरी वो मान जाती थी। हालांकि वो जानती थी कि वो एक टेररिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे ये लगता था कि वो एक अच्छा इंसान है। एक रोज दोनों एक दूसरे के इतना पास आ जाते हैं कि वो किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी मैरी को कुछ याद आता है और वो वहां से भागकर चली जाती है। क्योंकि साजिद को मिशन जुल्फिकार के लिए फाइनल कर दिया गया है, इसलिए अल्ताफ उसे टिकट देकर श्रीनगर भेज देता है। तो वहीं श्री इतना ज्यादा सेल्फ गिल्ट में है कि वो चाहता है कि वो पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले ले, लेकिन किसी तरह से उसका बॉस कुलकर्णी उसे बचा लेता है। पनिशमेंट के तौर पर श्री को श्रीनगर भेज दिया जाता है और वो घर पर यह झूठ बोलकर जाता है कि श्रीनगर में उसकी एक वर्कशॉप है। मैरी एक बार फिर से मूसा के पास आती है और वो देखती है कि मूसा कोने में बैठकर रो रहा है। मैरी उससे इस बात की वजह पूछती है, जिस पर मूसा उसे बताता है कि आज उसकी माँ का बर्थडे है, लेकिन वो फिर भी उसे विश नहीं कर सकता। इस पर मैरी अपनी पॉकेट से फोन निकालकर ये कहती है कि इस बारे में वो किसी को भी नहीं बता सकता, लेकिन वो चाहे तो एक कॉल कर सकता है। मूसा मैरी से फोन लेता है और अपनी माँ को कॉल लगाकर उसे बर्थडे विश करता है। इसके बाद मूसा और मैरी सेक्स करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैरी अपने कपड़े पहनती मूसा उसका कार्ड उठा लेता है। मैरी अब कहीं ना कहीं डर जाती है क्योंकि उसे ये बहुत ही अजीब लगता है। वो उससे कहती है कि वो उसका कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे बहुत से लोगों को जवाब देना होगा। लेकिन मूसा फिर भी उसका कार्ड उठाकर वहां से आसिफ के रूम जाता है। क्योंकि आसिफ कोमा से बाहर आ चुका था तो मूसा को इस बात का डर था कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे और मिशन जुल्फिकार को फेल ना कर दे, और इसी की वजह से वो आसिफ को जान से मार देता है। सुबह जब टास्क और डॉक्टर्स को इस बारे में पता चलता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आसिफ तो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहा था और उसकी इस तरह से मौत होना बहुत अजीब है। लेकिन श्री के अलावा सबके सब टास्क ऑफिसर्स बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि मिशन जुल्फिकार अब फेल हो चुका है। श्री को अब कहीं से ये लीड मिलती है कि बशारत अली नाम का एक इंसान इस मिशन में इन्वॉल्व है। जब वो उसके बारे में पढ़ता है और उसकी फोटोज देखता है तो उसके साथ उसे फैजान और अल कातिल भी दिखाई देते हैं। अल कातिल के चेहरे पर नकाब था और कोई भी उसके चेहरे को पहचानता नहीं था, लेकिन जब वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसे वो डिस्क्रिप्शन बहुत ही जाना पहचाना लगता है। उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो मूसा की पिक्चर्स और उसका डिस्क्रिप्शन निकालता है। वो ये देखता है कि मूसा की सिर्फ फोटो अलग थी, लेकिन अल कातिल का और उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा सेम था। क्योंकि अल कातिल के ढके हुए चेहरे से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो उसके और मूसा की आंखों को मैच करता है। और इसके बाद जो उसे पता चलता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मूसा और अल कातिल एक ही इंसान थे। अल कातिल, जिसे कि सबसे खतरनाक आतंकवादी माना जाता था, वो बहुत दिनों से उसकी आंखों के सामने ही था और उससे बात भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। ये पता लगने के बाद श्रीकांत सबसे पहले जेके और पाशा को कॉल करता है और उन्हें हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहता है। क्योंकि टास्क को अब ये लगता था कि आसिफ के मरने के बाद हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां सिर्फ इंटर्न्स को रखा गया था। बिलाल नाम का एक इंसान अल कातिल उर्फ मूसा को वहां से छुड़ाने आता है।
और बिलाल जैसे ही अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है वो लोग एक एक करके सबको मारने लग जाते हैं। बिलाल पाशा और जयेश को जान से मार देता है और उसके बाद वहां आकर टास्क उसे भी जान से मार देती है। लेकिन सबके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि अलकातिल वहां से भाग गया था। भागने से पहले अलकातिल मैरी के पास जाता है और अलकातिल उससे ये कहता है कि वो तो उससे बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो उसकी जान नहीं ले सकता। लेकिन फिर वो उसका गला काटकर उसे जान से मार देता है। मतलब वो एक नर्स थी, एक ट्रेन नर्स, जिसे बहुत ही ज्यादा भरोसा करके एक टेररिस्ट की रखवाली के लिए रखा गया था। लेकिन इनको वहां भी ठरक दिखानी है। जब वो मरी ना, ट्रस्ट मी, आई वाज लाइक शी डिजर्व इट। मूसा वहां से निकल जाता है और अपना पूरा लुक बदल लेता है। वो केरला में एक बहुत ही छोटी सी शॉप में कॉल करता है और मेहरुनिसा के बारे में पूछता है, जिस पर फोन उठाने वाला उसे ये कहता है कि मेहरुनिसा तो 1 साल पहले ही वहां से चली गई थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और मकान मालिक ने किराया न भरने की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब मूसा उससे ये पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में कुछ भी पता है, तो इस पर दुकानदार उसे कहता है कि वो हमेशा कहा करती थी कि उसका बेटा गल्फ में है और वो उसे कभी ना कभी आकर वहां से ले जाएगा। तो ये हो सकता है कि उसका बेटा वहां आ गया हो और उसे ले गया हो। यानी कि मूसा उर्फ अल कातिल ने श्री को अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी बताया था वो पूरी तरह से सच था। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि टास्क को बशारत नाम के इंसान पर शक है और इसीलिए वो बशारत को बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि बशारत एक शादी अटेंड करने के लिए बारामुल्ला आ रहा है और श्रीकांत की इंस्टिंक्ट ये कहती है कि एक शादी के लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा और इसीलिए हो सकता है कि वो उस इंसान से मिलने जा रहा हो जो कि मिशन जुल्फिकार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सलोनी, जो कि अब श्रीकांत की कमांडिंग ऑफिसर थी, वो और आर्मी ऑफिसर श्रीकांत को कहते हैं कि बारामुल्ला में आर्मी का जाना बिल्कुल बैन है क्योंकि वहां के लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो अगर उन्हें बशारत को पकड़ना है तो उन्हें बारामुल्ला के बाहर ही वेट करना होगा। लेकिन सबके इनकार करने के बावजूद भी श्रीकांत बारामुल्ला चला जाता है। जैसे ही वो शादी में पहुंचता है वो वहां साजिद को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसे उस रोज पुलिस स्टेशन में देखा था। साजिद जब श्रीकांत को उसे बार बार घूरते हुए देखता है तो वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। श्रीकांत बहुत देर तक साजिद का पीछा करता है और वो एक वक्त आने पर उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन इस पर साजिद हंसता है और चिल्लाकर भीड़ को वहां बुला लेता है। वो सबको ये कहता है कि श्रीकांत इंडियन आर्मी से है और उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना है। क्योंकि सलोनी और श्रीकांत का एक पास था और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, शायद इसीलिए सलोनी ये देख नहीं पाती कि श्रीकांत मुसीबत में है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और वहां खड़ी हुई भीड़ से बात करती है। क्योंकि सलोनी एक कश्मीरी है और वहां के लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उसके कहने पर वो आखिरी बार श्रीकांत को वहां से जाने देते हैं। आगे कहानी में हमें ये पता चलता है कि बशारत और साजिद इसलिए मिले थे क्योंकि साजिद को फैजान भाई से बात करनी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि साजिद ये चाहता था कि जिस मिशन के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है एटलीस्ट उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस कॉल पर फैजान और साजिद की बात हुई थी उस कॉल को ट्रेस कर लिया जाता है, जिसके बाद श्रीकांत के दिमाग में ये आइडिया आता है कि साजिद और अलकातिल को भले ही ना पकड़ा जा सके लेकिन फैजान को पकड़ा जा सकता है क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो बलूचिस्तान में कहीं छुपा था। श्रीकांत का इस्लामाबाद में ब्रूस लेनिंगटन नाम का एक दोस्त था और उसकी मदद से वो फैजान को गिरफ्तार कर लेता है। वो उससे बात करता है और मिशन जुल्फिकार की पूरी जानकारी निकलवा लेता है। इस इंटेरोगेशन से उसे ये पता चलता है कि पिछले 3 सालों से कश्मीर में नर्व गैस का स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा था और इस नर्व गैस की मदद से वो लोग साजिद से एक बॉम्ब बनवाने वाले थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों की गवर्नमेंट एक दूसरे से बात करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो दोनों ही वॉर नहीं करना चाहते। इसीलिए पाकिस्तान अपने ही देश में इन सब बातों को निपटा लेता है और ये मिशन जुल्फिकार वहीं फेल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान श्री की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। सुची कॉलेज से अपनी जॉब छोड़ देती है और अरविंद के साथ वो स्टार्टअप ज्वाइन कर लेती है। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए लोनावला जाती है। वहां उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं और उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग शैंपेन पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्राइव करना इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं। वेब सीरीज में ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगली सुबह अरविंद और सुची एक दूसरे को जिस तरह से देखते हैं, उनके गिल्ट को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ जरूर था। मिशन जुल्फिकार के फेल होने के बाद सब लोग चैन की सांस ले रहे होते हैं। तभी उन्हें एक दिन ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस मिशन जुल्फिकार का एक प्लान बी भी था और इस प्लान बी के बारे में फैजान को कुछ भी नहीं पता था। समीर और मूसा वो 2 इंसान थे जिन्होंने इस मिशन को प्लान किया था
और इसे उस वक्त के लिए प्लान किया गया था जब मिशन ए सक्सेसफुल ना हो। मूसा साजिद को ये बताता है कि पुरानी दिल्ली में एक केमिकल फैक्ट्री है और वो उस फैक्ट्री के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। उस फैक्ट्री का मैनेजर वैभव थिरानी नाम का एक इंसान था जो कि एक गे था। बहुत ही चालाकी से साजिद और मूसा उसकी एक वीडियो बना लेते हैं और वो उसे इस बात के लिए ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो ये वीडियो जाकर उसकी बीवी को दिखा देंगे। इसी के चलते वो उसे केमिकल फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसकी मदद से सारी की सारी सिक्योरिटी को डिसेबल कर देते हैं। ऐसा करने से वैभव जब उन्हें रोकता है तो मूसा उसे जान से मार देता है। साजिद अब मूसा से कहता है कि अगर वो लोग ब्लास्ट करते तो उसे कहीं ज्यादा मजा आता, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री वाला आइडिया तो बहुत ज्यादा सुस्त है। इस पर मूसा उससे हंसते हुए ये कहता है कि क्या उसने 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है। इस फैक्ट्री में होने वाली गैस ट्रेजेडी उससे भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाली है। मूसा उस फैक्ट्री की चिमनी से जहरीली गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से कि पूरी की पूरी दिल्ली खत्म हो सकती थी। वो साजिद से कहता है कि बॉम्ब ब्लास्ट से तो बहुत कम लोग मरते, लेकिन इस केमिकल फैक्ट्री की वजह से पूरी की पूरी दिल्ली खत्म हो जाएगी। जो लोग गैस की वजह से मरेंगे वो तो मरेंगे ही, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो भी अपंग पैदा होंगी और उन लोगों के लिए इससे अच्छा बदला क्या हो सकता है। वो लोग अभी अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी मूसा एक न्यूज देखता है। न्यूज पर उसे अपील करती हुई अपनी माँ दिखाई देती है जो कि उससे कहती है कि वो दिल्ली में है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसे पुलिस वालों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उसे इस बात पर पूरा भरोसा है कि उसका बेटा एक टेररिस्ट नहीं है। मूसा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो साजिद से कहता है कि उसे ये मिशन अबॉर्ट करना होगा क्योंकि उसकी माँ भी दिल्ली में है और गैस ट्रेजेडी में उसकी भी मौत हो सकती है। मूसा अब गाड़ी को वापस केमिकल फैक्ट्री की तरफ मोड़ देता है और साजिद इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मूसा और साजिद की इस बारे में इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि वो एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं और हमारे देखते ही देखते साजिद मूसा को जान से मार देता है। साजिद और मूसा दोनों की ही फोटोज न्यूज़पेपर में थी, इसीलिए एक क्लब का बारटेंडर साजिद को पहचान लेता है। वो पुलिस को कॉल करके वहां बुलाता है और उन्हें कहता है कि उसने इस इंसान को वैभव थिरानी सर के साथ देखा था और उसे ये बात इसलिए याद रही क्योंकि वैभव यहाँ का डेली कस्टमर है। लेकिन जैसे ही साजिद और वैभव की बात खत्म हुई, वैभव फूट फूट कर रोने लगा। श्रीकांत को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो मिलिंद और जोया को केमिकल फैक्ट्री भेजता है। लेकिन मिलिंद और जोया जैसे ही वहां जाते हैं पूरी की पूरी फैक्ट्री खाली थी और वहां गार्ड्स के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन एक गार्ड्स और कोई नहीं बल्कि मूसा और साजिद के आदमी थे जिन्होंने असली गार्ड्स को जान से मार दिया था और फिर उनकी जगह ले ली थी। कहानी के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि श्रीकांत और जेके को मूसा की डेड बॉडी देखने के बाद ये लगता है कि ये मिशन कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ मिलिंद और जोया उस फैक्ट्री में फंसे हैं। मिलिंद को बहुत ज्यादा चोट लगी है और जोया अपनी हिम्मत खो रही है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। और कहानी के खत्म होने के बाद मैं एक ही चीज सोच रही थी कि थैंक गॉड मैंने सीजन 1 तब देखा जब सीजन 2 आ गया है। क्योंकि मैंने सीजन 2 देख लिया है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट देती हूँ कि जब आप सीजन 2 देखोगे तो आपको उसके स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स में ही अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस कहानी के अगर मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊं तो पॉजिटिव्स ये होंगे कि इस वेब सीरीज की कास्ट को बहुत ही स्मार्टली प्लान किया गया है। वेब सीरीज ज्यादा सीरियस ना हो जाए इसीलिए अथर्व को ऐड किया गया है। ट्रस्ट मी, ही इज फनियर देन जेके। लेकिन इस कहानी का मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स थे, इसलिए मुझे सारे कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और मैं एडवांस में सॉरी बोलती हूँ अगर आप लोग कैरेक्टर्स में थोड़े से भी कंफ्यूज हो रहे हो। और हमारे बहुत से व्यूअर्स की ये कंप्लेंट रहती है कि हम कुछ कुछ सीन्स छोड़ देते हैं। तो गाइज वो सिर्फ इसलिए है ताकि हम वीडियो को थोड़ा सा क्रिस्प बना सकें, बिकॉज 10 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज में हर एक चीज को डिस्क्राइब करना ये पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम हर वो पॉइंट ऐड करें जो कि कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहानी में जो हमारे पॉइंट्स ओपन रह जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या श्रीकांत दिल्ली को बचा पाएगा, और उसके अलावा ये कि इतनी बड़ी हार के बाद साजिद और समीर क्या करेंगे। सीजन 1 का रिव्यू हमने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने सीजन 1 देखा नहीं है, और ये उनके लिए भी हो सकता है जिन्होंने सीजन 1 देखा है। रिफ्रेशर ले लो क्योंकि थोड़ी यादें ताज़ा होंगी तभी तो सीजन 2 समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच, और 1 या 2 दिन में हम इसका सीजन 2 भी लेकर आएंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको सीजन 1 कैसा लगा।
और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशंस हैं तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।